माँ कमरे से बाहर आईं और सबके साथ बैठ गईं। देव माँ के पास ही बैठा था। वह धीरे से बोला, ये ऋषभ कहाँ है? माँ ने बताया कि उन्होंने उसे और तारा को अपने कमरे में बैठा दिया है और कह दिया है कि जल्दी से अपनी लड़ाई सुलझा लो। वो और तमाशा नहीं चाहती घर में, और वो भी इस शादी के माहौल में। देव हैरान सा माँ को देखता रह गया। आप उन दोनों को अकेला छोड़ आईं? माँ, तो क्या हुआ? देव, हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि दोनों सही सलामत कमरे से वापस आएंगे भी या नहीं, कहीं अंदर झगड़ा बढ़ ना जाए। माँ और देव अब हंस पड़े। माँ, पता नहीं, इनके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन आज ही इनकी लड़ाई खत्म हो जाए तो बेहतर है। कमरे में ऋषभ और तारा चुपचाप बैठे थे। कोई पहले बोलने को राजी ही नहीं था। जब 10 मिनट से ऊपर हो गए तो ऋषभ खड़ा हुआ। उसे यूं खड़ा होते देख तारा को अब डर लगा कि कहीं यह चला न जाए। ऋषभ भले ही बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसके साथ बैठा तो था। ऋषभ गुस्से से सोचता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। पता नहीं क्या समझती है खुद को। यहीं थोड़े बैठा रहूंगा, नहीं बोलना है तो ना बोले, मैं भी कोई फालतू नहीं हूँ। ऋषभ यह सोचता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया कि उसका सिर दरवाजे से जा लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। तारा यह देख हंस पड़ी। ऋषभ ने उसे गुस्से से देखा तो वह खामोश हो गई। ऋषभ अब बड़बड़ाने लगा, अच्छा खासा दिमाग भी बंद हो गया मेरा, पागलों के साथ रहते रहते। तारा अब हैरानी से उसे देखने लगी। क्या? किसे कहा तुमने पागल? तुम्हें मैं पागल दिखाई देती हूँ? ऋषभ अब उसकी ओर मुड़ा। मुंह में जुबान है तुम्हारे? मुझे तो लगा था कि तुम्हें बोलना ही नहीं आता। जब गलती मानने की बात आई तो मुंह पर ताला लगा था, और अब जब लड़ने की बारी आई तो झट से बोल पड़ी। तारा ऋषभ को गुस्से से देखने लगी। कौन सी गलती? तुमने की है गलती। मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तुम तो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। ऋषभ आगे बढ़कर तारा के पास आ खड़ा हुआ। अच्छा, मेरी गलती थी? मुझे तो नहीं पता कि कौन सी गलती है मेरी। तो चलो पहले तुम बताओ कि मेरी गलती थी क्या, जिस वजह से तुम इतनी भड़की हुई हो, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी गलती है भी या नहीं। तारा, कितनी बार बताऊं? कल मैंने बताया था तुम्हें सब। ऋषभ, मतलब तुम इस बात पर मुंह फुलाकर बैठी हो कि मैंने तुमसे जानबूझकर बात नहीं की, बस इतनी सी बात? तारा, बस इतनी सी बात नहीं है, मेरा कितना मन था तुम्हारे साथ बैठने का। ऋषभ चुपचाप तारा को देखने लगा। तारा, दूसरी बात, तुमने हमारी दोस्ती खराब कर दी। तुम जानते थे कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तो फिर क्यों लाए ऐसी बातें मेरे लिए? तुम धोखे से मुझसे शादी करना चाहते थे, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं वैसे तो शादी के लिए मानूंगी नहीं, तो यह तुम्हारा प्लान था। तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें मैं ही मिली थी इस पूरी दुनिया में। ऋषभ के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तारा, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं डरती नहीं हूं तुमसे। ऋषभ, जानता हूं तुम नहीं डरती, पर मैं डरता हूं तारा। तारा यह सुनकर चुप हो गई। ऋषभ एकदम शांत सा खड़ा रहा, फिर बोला, मैं पहले भी डरता था और आज भी डरता हूं कि कहीं तुम्हें या किसी अपने को खो ना दूं, और इसी वजह से मैं खामोश जरूर था, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। हमारी सगाई हो चुकी है, लेकिन मैंने तुम पर कभी अपना हक नहीं जताया, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। मैंने हमेशा तुमसे कहा कि तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। तारा उदास सी बोली, हाँ मानती हूँ, लेकिन तुमने मुझसे मेरा सबसे अच्छा दोस्त तो छीन लिया ना। ऋषभ, ऐसा किसने कहा तुमसे कि मैंने तुमसे तुम्हारा दोस्त छीन लिया? मैं कल भी तुम्हारा दोस्त था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा, पर मैं एक बात साफ कह रहा हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो भी है वह गलत नहीं है तारा। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। लेकिन ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ कि मैं गलत हूँ, पर अगर मैं गलत हूँ तो तुम भी तो गलत हो। तुम भी तो 3 साल पहले गलत थी ना। मैं आज वही गलती कर बैठा जो तुमने तब की थी। तारा चौंकी। क्या मतलब है तुम्हारा? ऋषभ, क्यों, कुछ याद नहीं आ रहा? मैं याद दिलाता हूँ। 3 साल पहले कबीर भी तुम्हें बस दोस्त मानता था, तो फिर तुम क्यों पसंद करने लगी उसे? तुमने क्यों किया ऐसा? तारा अब चुप हो गई। ऋषभ के चेहरे पर नाराजगी साफ झलकने लगी। तुम करो तो सही और मैं करूं तो गलती। कबीर के दिल में भी कुछ नहीं रहा तुम्हारे लिए। क्या यह जानने के बाद भी तुम आगे बढ़ पाई? नहीं ना। 3 साल हो गए उसे गए हुए, तुम तो अब भी आगे नहीं बढ़ पाई। जैसे तुम्हें हक था कि तुम किसी को भी पसंद कर सकती हो, वैसे ही मेरा भी हक है। जैसे तुमने उसे कभी मजबूर नहीं किया, वैसे ही मैं भी नहीं कर रहा। लेकिन तुम्हें हर बात का गलत मतलब निकालने की आदत है। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता था, मदद करना चाहता था, क्योंकि देव तुम पर शादी का दबाव बना रहा था। मैं बस एक दोस्त का फर्ज निभाकर तुम्हारी मुश्किलें समझकर
अपनी दोस्ती की खातिर हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन तुमने मेरी नीयत पर ही सवाल उठा दिया कि मैं मौके का फ़ायदा उठाकर तुमसे शादी कर रहा हूँ। क्या ये सही किया तुमने? तुम हर वक्त मुझे जो चाहे बोलती हो, बिना सच जाने कितना उल्टा सीधा सुनाती हो, लेकिन क्या मैंने कभी ऐसा किया? नहीं ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब अपना दोस्त ऐसा बोलता है तो कितना बुरा लगता है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा, क्योंकि मुझे तुम पर इतना कुछ उल्टा सीधा सुनने के बाद भी भरोसा है। मौली सही कहती है कि तुम चापली हो। जानता हूँ तुम दिल की बुरी नहीं हो, बस जो मन में आता है वह बोलती चली जाती हो, पर सामने वाले को बुरा तो लगता है ना। कभी कभी हालात भी मेरे खिलाफ थे, लेकिन तुम्हारी ऐसी बातों से मुझे तकलीफ होती है। अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं, और जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ किसी भी रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। आज भी वह बच्चा तुम्हें बता रहा था कि तलाक के पेपर्स मैंने नहीं निकाले, लेकिन तुम उसकी बात सुने बिना मुझ पर शक करने लगी। कभी कभी सोचता हूँ कि शायद मुझसे लड़े बिना तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होता। मैंने अपने दोस्त देव को भी धोखे में रखा, यह शादी का नाटक कर, पर अब नहीं, बहुत हो गया। मैं तुम्हारी जली कटी और नहीं सुन सकता। मैं तो झूठा और धोखेबाज लड़का हूँ। मैं किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती नहीं खींच सकता। कहते हुए उसने अपनी रिंग उतार कर टेबल पर रख दी। तारा यह देखकर दंग रह गई। ऋषभ, मैं आज खुद को इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ, क्योंकि तुम तो कभी इस रिश्ते में बंदी ही नहीं थी। तुम्हें जो अच्छा भरोसा करने लायक लगे उससे शादी कर लेना, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूँ। कभी अपने इस दोस्त की मदद की जरूरत पड़े तो याद कर लेना। मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा, और तुम भी कुछ मत कहना। एक बार देव की शादी हो जाए, उसके बाद हम दोनों अपने रास्ते। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त की शादी में कोई भी दिक्कत आए। ऋषभ अब दरवाज़ा खोल वहाँ से बाहर चला गया। तारा शांत सी वहीं बैठी रह गई। थोड़ी देर बाद वह उठी और ऋषभ की रिंग को उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। बाहर बैठे देव और मंजीत मौली की नज़र ऋषभ पर पड़ी तो वह उनकी ओर देख मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। पीछे से तारा उनके पास आकर बैठ गई। तीनों ने उसे देखा तो वह भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। तभी साहिबा उसे अपने साथ ले गई। देव, क्या बात है, ये दोनों तो बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। मौली, लगता है इन दोनों के बीच सब सही हो गया है। मंजीत, मुझे भी यही लग रहा है। देव, हो भी सकता है और नहीं भी। कहीं यह हमें दिखाने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे। मंजीत, तू पहले चुपचाप अपनी शादी पर ध्यान दे। ये तो इनका रोज का है। वैसे भी कुछ दिनों बाद इनकी शादी होनी है, तो बाद में लड़ें या पहले, क्या फ़र्क पड़ता है। कहते हुए मंजीत हंस पड़ा। ऋषभ अपने कमरे में आ बैठा। वह सोचने लगा कि मैंने सही तो किया ना रिंग लौटाकर, और करता भी क्या। तारा हर बात पर मुझे शक की नज़रों से देखती है, ढूंढ लेगी सबसे अच्छा कोई। तभी वहाँ मंजीत आया। तुम दोनों का क्या रहा मामला, सुलझा या नहीं। ऋषभ, हाँ, लगभग सब ठीक ही है, और वैसे भी तू जानता है कि तारा मुझसे लड़े बिना रह भी नहीं सकती, तो मामला कब तक शांत रहेगा यह नहीं पता। अगली बार वह मुझे कब अपना शिकार बनाएगी मैं नहीं जानता। मंजीत, यह भी तूने सही कहा। रात को अंश ऋषभ के पास आकर लेट गया। ऋषभ, तो आज आप मेरे साथ सोएंगे, लेकिन आपको तो अपनी मम्मा के अलावा किसी और के साथ पसंद ही नहीं है सोना। अंश, हाँ चाचू, लेकिन आज मैं आपके लिए ही यहाँ आया हूँ। ऋषभ, अच्छा, मेरे लिए? तो आपका मन आज मेरे साथ सोने का था। अंशु, आप भूल गए। ऋषभ, क्या भूल गया। अंश, तारा चाची आपको फिर से तंग करने ना आ जाए इसलिए आया हूँ, जिससे मैं आपको उनके गुस्से से बचा सकूँ। आप इतना क्यों डरते हो उनसे। ऋषभ अब जोर से हंस पड़ा। अंश उसे देखता रहा। क्या हुआ चाचू। ऋषभ, नहीं, कुछ नहीं। दरअसल मैं अपनी बेवकूफ़ी पर हंस रहा था कि मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारी चाची से बचकर रहना है। अंश, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से उन्हें यहाँ से भगा दूंगा। ऋषभ कुछ देर बाद बोला, अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे फेवरेट चाचू कौन है, मैं या वो फोटो वाले चाचू। अंश, आप हो, क्योंकि फोटो वाले चाचू से तो मैं कभी मिला ही नहीं। थोड़ी देर बाद अंश सो गया। ऋषभ मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। तभी दरवाजे पर खड़े मंजीत की आवाज़ आई। अभी छोटा है इसलिए नहीं जानता कि कबीर ने सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा दी ताकि इसके सिर से पिता का साया ना हटे। जब बड़ा हो जाएगा तो समझेगा कि उसके कबीर चाचू ऋषभ चाचू से ज़्यादा अच्छे नहीं तो उससे कम भी नहीं थे। मंजीत अब आगे बढ़ा और बोला, तू आराम कर, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ, वरना तुझे परेशानी होगी। कहते हुए उसने अंश को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू जा, इसे यहीं सोने दे। वैसे सही किया कबीर ने। बिना पिता के साए के जीना कैसा होता है, इस बात का दर्द मैं भी जानता हूँ। मंजीत, तुम दोनों एक जैसे हो भी और नहीं भी। कभी कभी तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। ऋषभ हंस पड़ा। तेरा दिमाग चलता ही कब है। तू जा और चुपचाप सो जा।
अगले दिन सुबह ऋषभ कुछ काम के बाद वापस घर लौटा तो देखा कि तारा किसी लड़के से बड़ा हंसकर बातें कर रही थी। ऋषभ यह देखते ही मन जल उठा। नमन बाहर ही उसके पास आ खड़ा हुआ। देखा भाई कितनी खुश होकर बात कर रही हैं तारा भाभी। ऋषभ हाँ देख रहा हूँ। नमन बड़ी खुश लग रही हैं देखने से, तो चेहरे से हंसी हट ही नहीं रही भाभी के। इतना खुश तो कोई अपने किसी खास के साथ ही हो सकता है। ऋषभ ठीक कह रहा है तू। नमन तू देख क्या रहे हो, जाकर भगाओ उसे भाभी के पास से, इससे पहले कि वो आपको भाभी से दूर कर दे। ऋषभ अब जैसे होश में आया और नमन की ओर देखा। लेकिन लड़का है कौन? कोई भाई होगा इसका। नमन नहीं, कोई भाई नहीं है। मैंने तो इस लड़के को आज तक नहीं देखा। लड़कियों के मामले में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ऋषभ रहने भी दे। नमन अरे कमाल कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे जाने दोगे? आपको हल्के में ले रहा है वो। ऋषभ अच्छा ये बात है, तो अभी जाकर बताता हूँ उसे। ऋषभ 2 ही कदम चला था कि रुक गया। नमन क्या हुआ भाई? जाओ और अच्छा सबक सिखाओ उस लड़के को। ऋषभ नहीं, मुझे क्या लेना देना है। तभी तारा की नज़र दूर खड़े ऋषभ पर पड़ी। वह लड़का मुस्कुराता हुआ ऋषभ की तरफ बढ़ा। नमन भाई आ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि धो डालो। वह लड़का ऋषभ के पास आया। आप ही हो ना ऋषभ जीजू? ऋषभ ने अब सुकून की सांस ली। लेकिन तुम? लड़का मैं मौली दीदी का कजिन हूँ। तारा दीदी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, बता रही थी कि आप कितने अच्छे हो। हम अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे। कुछ देर बाद वह लड़का वहां से चला गया। ऋषभ ने गुस्से से नमन को देखा। मैं तेरी बातों में आ गया होता तो आज मेरा शर्मिंदा होना पक्का था। नमन वो माँ बुला रही हैं शायद, आता हूँ, सॉरी भाई, कहकर वहां से जल्दी से भाग गया। कुछ देर बाद माँ की नज़र ऋषभ के हाथ पर पड़ी। तेरी रिंग कहाँ है? ऋषभ यह सुनकर परेशान हो गया। वो माँ राधा माँ, मैं सुन रही हूँ, कुछ बोलेगा भी? ऋषभ वो रिंग। तभी तारा वहाँ आई। माँ रिंग थोड़ा फंस रही थी तो मैंने उतरवा दी, साइज ठीक करने के लिए भेज दी है। माँ ये अच्छा किया तूने। ऋषभ और तारा ने अब राहत की सांस ली। दोपहर में तारा अपने कमरे में परेशान सी घूम रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। ऋषभ का यूं रिंग उतारना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो जानती थी कि उसने ऋषभ को बिना वजह बहुत कुछ सुना दिया है जिससे वह नाराज है। कितनी आसानी से उसने कह दिया कि कोई दूसरा ढूंढ लो। इतना आसान थोड़े होता है यह सब। जितना भरोसा वह ऋषभ पर करती है उतना शायद वो किसी पर भी नहीं कर सकती। अपना हक समझकर लड़ती हूँ उससे, ये बात उसकी समझ में क्यों नहीं आती। वह कमरे से बाहर आई तो उसकी नज़र ऋषभ पर पड़ी, जो उसे जानबूझकर अनदेखा कर रहा था। तारा सोचने लगी, जाकर बात तो करूं, लेकिन क्या बात करनी है मुझे उससे। तारा अब सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ऋषभ जा चुका था। तारा उसे ढूंढते हुए टेरेस पर पहुंची तो देखा कि वह शांत सा एक और बैठा था। तारा को अब उसके लिए बुरा लग रहा था। कुछ ज़्यादा ही डांट देती हूँ इसे, अभी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेती हूँ और झगड़ा खत्म कर लेते हैं। तारा उसके पास आ बैठी। सॉरी, तुम सही थे और मैं गलत। मैं पागल हूँ, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। पता नहीं हर बार तुम पर गुस्सा क्यों निकल जाता है। शायद इसलिए कि जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगे। मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम बहुत अच्छे वाले दोस्त हो मेरे, लेकिन तुम भी कल पागल हो गए। रिंग क्यों निकाली तुमने? तुमसे बेस्ट कोई है ही नहीं दुनिया में। ऋषभ है ना वो कबीर? तारा उदास सी बोली। उसकी बहुत याद आ रही है, लेकिन आजकल तुम मेरी नज़रों के सामने हो तो मुझे लगता है कि वो भी मेरे सामने है। वो मेरी पहली पसंद है, लेकिन अब हमारे साथ नहीं है तो तुमसे काम चलाना पड़ेगा ना, मजबूरी है, कहते हुए तारा हंसने लगी। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए तारा की ओर देखा। तारा की नज़र जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, कबीर। सामने बैठा कबीर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतनी हैरान क्यों रह गई मुझे देखकर? मुझे तो लगा था तुम खुश हो जाओगी। तारा ने उसे छूकर देखा। हाँ वही था, वही मुस्कुराहट, वही आंखें। कबीर तुम तो मुझे पहचान ही नहीं पाई। सही है, मैं तो तुम्हारी पहली पसंद था, लेकिन ऋषभ दूसरी पसंद है। इस था और है का अंतर समझो और जिंदगी में आगे बढ़ो। मेरे देव की शादी हो रही है, अब तुम भी बिना किसी सौदे के ऋषभ को अपना लो। वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। अगर नहीं होता तो मैं कभी तुमसे नहीं कहता कि उसे शादी कर लो। तुम अपने लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी मुझे दे रही थी, तो आज उसे मैं पूरा कर रहा हूँ। मैंने ऋषभ को चुना है तुम्हारे लिए। तारा अब रो पड़ी। कबीर उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि देर हो जाए और ऋषभ वापस चला जाए, तुम जाकर उसे बता दो कि तुम भी उसे पसंद करती हो। तारा यह सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। कबीर
हाँ, मैं सब जानता हूँ और तुम भी, लेकिन सिर्फ मानती नहीं हो। तुम खामखा डर रही हो। तुम्हारा फैसला सही है। मैं आता रहूँगा कभी कभी तुम्हारे पास, लेकिन अब और देर नहीं कर सकता। चलता हूँ। जैसे ही कबीर आगे बढ़ा कि तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसे बार बार ना जाने के लिए कहने लगी। कबीर मुस्कुरा उठा। मैं तो कब का जा चुका हूँ तारा। मेरे साथ रहकर तुम्हें सिर्फ तकलीफ होगी और कुछ नहीं। सभी को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, तुम्हें भी। जो गुजर गया उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। अगर ऋषभ नहीं होता तो मैं शायद कभी तुमसे शादी के लिए नहीं कहता। जाकर रिंग वापस पहना दो ऋषभ को। कबीर समझकर नहीं, बल्कि ऋषभ समझकर। तुम मुस्कुराओगी तो मैं मुस्कुरा लूँगा, और अगर तुम रोगी तो मैं भी रोऊंगा। कबीर वहाँ से चला गया। तारा काफ़ी देर तक वहीं बैठी बैठी रोती रही। अब उसे कबीर की बात याद आई। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और अपने कमरे से वह रिंग ले ऋषभ को ढूंढने लगी।